हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर निवेशकों के मन में जो गलत फहमियाँ होती है, आज हम उससे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग द मार्केट। शायद ज़्यादातर निवेशकों के मन में ये गलत फहमी होता है। टाइमिंग द मार्केट का मतलब ये है कि जब एक कंपनी का शेयर एक पर्टिकुलर टाइम में लो आता है उससे बाय कर लेना, और जब हाई में जाता है उससे सेल कर देना। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, रिलायंस का प्राइस चार्ट है और ये सबसे लो पॉइंट है और ये हाई है। तो ये लो पॉइंट में बाय करना और हाई में सेल कर देना। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में आपको लगा होगा कि ये सबसे लो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा फॉल हो गया। और यहाँ आपको लगा होगा कि इससे भी ज़्यादा फॉल होने वाला है, लेकिन प्राइस रिवर्स हो गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको लगा होगा कि इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके, तब भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है। दूसरी गलतफहमी यह है कि लोअर NAV इज बेटर। अब ये NAV क्या है? NAV मीन्स नेट एसेट वैल्यू। एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट को NAV बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 रुपया और उसका NAV है 10 रुपया, तो आपको कितना यूनिट मिलेगा? 2 यूनिट। और NFO क्या है? NFO मीन्स न्यू फंड ऑफरिंग। जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया स्कीम शुरू करता है तो उसका NFO लाता है, और उस टाइम उसका NAV भी बहुत कम रहता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिसका NAV कम है वो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। NAV कभी भी बेटर परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाता है। और म्यूचुअल फंड जो एसेट में इन्वेस्ट करता है, उसी एसेट का परफॉर्मेंस के हिसाब से NAV लूज करता है या फिर गेन करता है। एक म्यूचुअल फंड जिसका NAV लो है वो हाई रिटर्न भी दे सकता है या फिर लो रिटर्न भी दे सकता है, और जिसका हाई NAV है वो भी हाई रिटर्न भी दे सकता है, लो रिटर्न भी दे सकता है। NAV का डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है परफॉर्मेंस के साथ। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर दो म्यूचुअल फंड है, दोनों सेम एसेट में इन्वेस्ट किए हैं और सेम परसेंटेज में इन्वेस्ट किए हैं, तो कौन सा ज़्यादा रिटर्न देगा, हायर वाला NAV या फिर लोअर NAV? तो दोनों सेम ही रिटर्न देगा, क्योंकि उसका एसेट सेम है दोनों, और परसेंटेज भी सेम है। सेम परसेंटेज में सेम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न भी सेम रहेगा, चाहे NAV कुछ भी हो। तीसरी गलतफहमी यह है कि स्टॉक्स है रिस्की। हाँ, स्टॉक्स तो रिस्की है, लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं कि और जो सो कॉल्ड सेफर ऑप्शन है वो बिल्कुल रिस्क फ्री है। FD में भी रिस्क रहता है, गोल्ड में भी रिस्क रहता है। हाँ, कंपेरेटिवली लो रिस्क रहता है। और गोल्ड में क्या रिस्क रहता है? थेफ्ट का चांस रहता है। और गोल्ड में जो आप बाय करते टाइम गोल्ड ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरिंग फी देते हैं, वो सेल करते टाइम क्लेम नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फी या फिर मेकिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं, मेकिंग चार्ज। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है, एवरेज ईयर ऑन ईयर 5% से बढ़ रहा है, और कुछ आइटम से इससे भी ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन जिसे दर वृद्धि बोलते हैं। और जैसे कि लास्ट ईयर पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना था और आज कितना है, तो जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हर चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन होके आता है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, चाहे एग्रीकल्चर कॉस्ट प्रोडक्ट भी हो, क्योंकि हर जगह हर चीज़ का खेती नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि FD का रिटर्न भी अराउंड 5 to 7.5% ही होता है। तो आप जब FD का रिटर्न को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे तो बेसिकली आप कुछ गेन ही नहीं कर रहे हैं। और ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, उससे भी बड़ा रिस्क ले लेते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग से नहीं होना, या फिर कोई लॉन्ग टर्म गोल को पूरा नहीं कर पाना। और अगर ऐसा कोई है जिसका पास बहुत सारा पैसा है और उसी पैसे में जो FD का रिटर्न होता है उससे उसका पूरा खर्चा निकल जाता है और वो पैसा वो रिटायरमेंट के लिए रख सकता है, तो उसको वरी होने की कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपनी लॉन्ग टर्म गोल पूरा करने के लिए सेविंग्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और आप लॉन्ग टर्म में देखें कि एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर दूसरा कोई अच्छा म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न देता है।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पास्ट 20 ईयर का डाटा अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स जो BSE का इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें टॉप 30 कंपनीज रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो पास्ट 20 ईयर में 16.6% रिटर्न दिया है पर annum। और निफ्टी जो है NSE का इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें टॉप 50 कंपनीज रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और ये भी 16.12% रिटर्न दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि USA का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6.87 रिटर्न दिया है और 11.63% पर annum रिटर्न दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज में रिटर्न कम होता है इंडेक्स में, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को ही प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। चौथी गलतफहमी यह है कि टैक्स ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, जो लोग सोचते हैं कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर ही टैक्स देना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो इनकम आता है या फिर रिटर्न बोल सकते हैं, रिटर्न जितना आता है उसी में ही टैक्स लगता है। जब आप सैलरी अर्न करते हैं, सैलरी जो हो गया टोटल आपका इनकम हो गया, इसीलिए पूरा सैलरी में टैक्स लगता है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जो इनकम आता है इन्वेस्टेड मनी में उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब माध्यम से, आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और ये एक साल में बढ़कर 1.2 लाख हो गया, तो आप सिर्फ 20,000 के ऊपर ही टैक्स पे करना रहता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा अगर हो गया तो इसमें लगता है LTCG, जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इंडिया में LTCG टैक्स जो होता है 10% होता है, चाहे आप कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, ये 10% ही होगा। और जब 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और ये रहता है 15%। तो ये जो टैक्स रहता है वो रिटर्न अमाउंट में रहता है, ना कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में। पांचवी गलतफहमी यह है कि इन्वेस्टिंग विल लीड टू इनक्रेडिबल वेल्थ, इन्वेस्टिंग से अविश्वसनीय धन आता है। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है, एक टोटल मिसकंसेप्शन नहीं है। जैसे कि हम पर्सनल फाइनेंस का फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे कि अर्ली एज में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सेविंग पर्पस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और कंपाउंडिंग इफेक्ट में भी देखे थे कि कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है आपका इन्वेस्टेड मनी के ऊपर, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। और इसका और एक साइड है कि आप कितना भी सेव या इन्वेस्ट कर ले, उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा आपका टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप टोटल इनकम से कुछ एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद कुछ पार्ट इन्वेस्ट करते हैं, और उसी से आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका रिटर्न आपका इनकम से भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप सही में वेल्थ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको इनकम को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और आप जिस फील्ड से भी हो, आपका ऐसे स्किल्स डेवलप करना चाहिए ताकि आपका इनकम बेहतर हो सके। और भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, लेकिन ये सब हम जो डिस्कस किए ये ज़्यादा कॉमन था। और अगर आपके मन में कोई भी मिसकंसेप्शन है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसका फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप अपने आप को कन्विंस कर पाए तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और आपका जो पूरा सेविंग्स एक ही स्टॉक में मत इन्वेस्ट कीजिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बास्केट में सारा एग है, तो ये अगर गिर गया तो आपका सारा एग पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 बास्केट में आपका एग रखते हैं तो एक बास्केट गिरेगा तो भी अगर सेकंड और थर्ड बास्केट में जो रहेगा वो एग सेफ रहेगा। तो आप एक ही कंपनी का स्टॉक्स बाय मत कीजिए। आप 10 या 15 आपको पोर्टफोलियो में 10 या 15 कंपनीज का स्टॉक रख सकते हैं, और आप पूरा एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक बाय कीजिए। ये कोड के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द पीपल हु वांट टू ओन स्टॉक्स विदाउट डूइंग देयर ओन रिसर्च। अगर आप कोई जॉब में है या फिर
आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं स्टॉक्स को रिसर्च करने के लिए, कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल या फिर फाइनेंशियल स्टडी करने के लिए या फिर उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड में 65% से ज़्यादा जो होल्डिंग इक्विटी होता है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। और ये बोला था पीटर लिंच, बहुत बड़ा सक्सेसफुल अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे। तो अगर आप रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है या फिर नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे रिसर्च कर लिए, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्टॉक कोई दूसरा बाय करने के लिए बोल दे या फिर कोई टिप्स दे, तो ऐसे टिप्स के साथ जाना नहीं चाहिए। आप अगर खुद उस कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है या फिर उसका फाइनेंशियल्स अच्छे है और आप खुद को कन्विंस कर पाए, तो ही आप वो स्टॉक्स के साथ जाइए, नहीं तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, और पर्सनल फाइनेंस का कोर्स भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें भी बहुत सारा वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।